नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट देते हैं। और आज कमोडिटी नाउ में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ वीरेश हिरेमत है, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है। साथ ही ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ होंगे। साथ ही अमित खरे होंगे जीसीएल से, जिन पर हम ग्वार और पूरे एग्री मार्केट पर टेक्निकल एनालिसिस, उनकी टेक्निकल राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज 10 बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन सी है जिन पर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहाँ फेड को अब महंगाई कम होने की उम्मीद है। फेड गवर्नर ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन मॉडरेट हो सकता है। चांदी की अगर बात करें तो बॉन्ड यील्ड में जिस तरह से तेज़ी है, 1.68% के आसपास 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में चला गया था, उसका यहाँ पर दबाव था, जिस वजह से बहुत अच्छी तेज़ी नहीं आ रही। हालांकि आज के सत्र में हल्की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यूएस में क्रूड का स्टॉक कम हुआ है, जबकि अनुमान बढ़ने का था। और साथ ही चीन को लेकर खबर ये है कि कोल माइनिंग में पूरी क्षमता के साथ वहाँ पर काम अब शुरू करने की बात हो रही। साथ ही कोल प्राइसिंग को भी वहाँ रेगुलेट किया जाएगा। नेचुरल गैस अगले 2 हफ्ते अब ज़्यादा मांग का अनुमान है। हीटिंग डिमांड बढ़ने की संभावना यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर मिला है। और आज नेचुरल गैस के काउंटर में तेज़ी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो पेरू में सप्लाई घटने की आशंका है। पेरू सेकेंड सबसे बड़ा माइनर है कॉपर का, और उसका यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। अगर सप्लाई कम होती है तो कॉपर में तेज़ी आगे बढ़ सकती है। कुछ और खबर अगर बेस मेटल्स में करें तो जिंक, जहाँ पर सप्लाई घटने से कीमतों में तेज़ी बनी हुई है। जिंक के बाद अब निकेल को लेकर भी चिंता है। निकेल में एशिया और यूरोप में उत्पादन पर पाबंदी से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिला। हालांकि आज के सत्र में बेहद ही रेंज में कारोबार निकेल के काउंटर पर हो रहा है। एल्युमिनियम में हालांकि अच्छी तेज़ी है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है और एमसीएक्स पर भाव 250 के ऊपर है। चीन में पावर संकट कम करने की कोशिश जारी है, जिससे एल्युमिनियम को फ़ायदा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के स्मेल्टर्स में काफ़ी पावर कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। तो एक पावर कंज्यूमिंग वाला ये मेटल है, सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम इस मेटल के लिए होता है। तो अगर पावर क्राइसिस कम होगा तो एल्युमिनियम का उत्पादन बढ़ सकता है, ऐसी खबर है। चलिए अब कुछ एग्री काउंटर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मेंथा ऑयल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मजबूत कंज्यूमर डिमांड से यहाँ पर पहले तेज़ी थी, लेकिन अब डिमांड धीरे धीरे कम हो रहे हैं और यहाँ पर अब दबाव दिख रहा है। हालांकि निचले स्तरों पर बाइंग भी लौट रही है, तो एक रेंज का ही एक ट्रेड दिख रहा है। और पांचवी और आखिरी खबर जो कम्युनिटी मार्केट की है वो है कॉटन, जहाँ पर 2020-21 में 353 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है। चलिए, ये तो 10 बड़ी खबरें हुई, लेकिन अब बात करते हैं कच्चे तेल को लेकर, जहां पर तेज रफ्तार अभी भी जारी है। हालांकि ऊपरी स्तर पर हल्की मुनाफा वसूली है, लेकिन एमसीएक्स पे देखिए 6250 के आसपास। लेकिन अब यहां से भाव कहां तक जा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी है। तनेजा जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या लग रहा है सर, कब तक $90 दिख सकता है ब्रेंट क्रूड का भाव? देखिए, अभी जिस तरह के जो चल रहे हैं हालात, इनका डिमांड एंड सप्लाई से तो कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं जी। और इसका इस बात से ज्यादा है कि भाई कुल मिलाकर के और जो फैक्टर्स जो है रोल प्ले कर रहे हैं, खासतौर से कमोडिटीज मार्केट में आप देखें, चाहे वो कोयला है, चाहे वो नेचुरल गैस है, सबकी कीमतें ऊपर जग गई हैं। कोयले की, तेल की सबसे कम नीचे गई है, बाकियों की तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये कुल मिलाकर के मार्केट में एक पैनिक जैसी सिचुएशन है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये $90 पहुंच जाए, लेकिन टिक नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि डिमांड, कोई सप्लाई में कोई कंसर्न नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई डिमांड में कोई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है। तो कुल अगर ये जा रहा है, ये कुल मिलाकर के मार्केट की सिचुएशन का एक मिरर कर रहा है उसको। लेकिन मुझे लगता नहीं है 90 टच कर जाएगा, लेकिन टिक नहीं पाएगा 90 पे, क्योंकि बाजार के अंदर जो है सप्लाई काफी ठीक ठाक है, डिमांड में ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए पहुंचेगा 9, क्योंकि जैसे ये पैनिक की सिचुएशन थोड़ा ठीक होगी, खासतौर से चाइना के अंदर और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, तो मुझे लगता है इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। कुल मिलाकर के जो बड़े बायर है, अमेरिका है, इंडिया है, सब इसको लेके बहुत चिंतित हैं और सबने सऊदी अरब और रूस दोनों को इस बात को कन्वे किया है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। खुद सऊदी अरब, रूस ने कहा है कि वो प्राइस को लेकर के अनकंफर्टेबल है, इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के 90 टच कर जाए, हो सकता है, लेकिन 90 का जो आज का भी जो रेट है यहाँ पे टिकेगा नहीं।
ओके सर, तो अगर गिरावट आती है तो नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है ब्रेंट क्रूड? देखिए, कोई भी प्राइस आज की तारीख में अगर आप मार्केट की डिमांड सप्लाई फंडामेंटल देखें, कोविड से रिकवरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से हो रही है। कुल मिला के आप देखिए, एनी प्राइस जो कि $75 से ऊपर है, वो $75 से आज के हालात में नहीं टिक पाएगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एक अलग सिचुएशन। नेक्स्ट ईयर तो कीमतें बढ़नी है, लेकिन अभी कम से कम जो है, जब तक जो आज जो हालात है उसमें 75 से डॉलर से एक पैसा भी अगर ऊपर है या एक सेंट भी ऊपर है, वो सस्टेनेबल आज की तारीख में नहीं है। लेकिन दिसंबर में क्या होगा, कितना जाड़ा पड़ता है, जाड़ा कितना पड़ता है, डिमांड कितनी बढ़, वो एक अलग बात है। मैं आज की स्थिति में बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति में एनीथिंग मोर देन $75 इज नॉट सस्टेनेबल। ओके, यानी ये भाव आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आगे नरमी आएगी सर। लेकिन ग्लोबली क्या कंडीशन है, किस तरह के अगर उत्पादन वगैरह बढ़ने में क्या दिक्कतें हो रही है? क्योंकि ओपेक के बहुत सारे जो मेंबर्स है वो उत्पादन उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं जो उनके आपस में जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से, तो क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, सबसे बड़ी देखिए दिक्कत ये आ रही है कि जो जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था तेल के खनन में, खोज में, उत्पादन में, काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। एक तेल का कुआं गहरे समुद्र में खोदते हैं तो $100 मिलियन का आता है, और हो सकता है उसमें कुछ भी ना निकले, इतनी कीमत उसकी आती है। 150 मिलियन भी हो जाती है कभी कभी। तो इतना इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में नहीं हुआ। एक तो कोविड उसकी वजह से, लेकिन कोविड से पहले ये सारा जो रिन्यूएबल को लेके फोकस है, इतना चारों तरफ रिन्यूएबल, और एक तरह से ये कहा जाता है तेल उद्योग बहुत गंदा है, प्रदूषित करता है। इसका जिसे बोलना चाहिए, अंग्रेजी में बोलता है डीमोनाइजेशन जो हो रहा है, या हिंदी में बोले तो रावणीकरण जो हो रहा है, तो उस सब का असर ये पड़ा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जितना जरूरत थी। आज बाजार को समझ में आ रहा है जितना तेल चाहिए उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले 3 साल में और खासतौर से पिछले 2 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और इसका असली जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिससे जितने तेल की आवश्यकता और दुनिया की अर्थव्यवस्था को अगले साल पड़ेगी, उतना तेल उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, उत्पादन में नहीं किया, नए भंडारों की खोज में नहीं किया। वो सब रिफ्लेक्ट करेगा जब तेल की कीमतें $100 पहुंचेंगी आज से 1.5 साल बाद। लेकिन उसका कहीं ना कहीं ट्रेलर आपको दिखना शुरू हो चुका है। पैनिक इसलिए आता है कि अगर तेल की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो वो तेल कहां से आएगा, ये उसी वजह से आज पैनिक है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट फंडामेंटल आज का देखें, इतनी डिमांड इतनी सप्लाई, तो $75 से कीमत होने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कुल मिला के ये रिफ्लेक्शन इस बात को हो रहा है, जो पैनिक इस बात को लेके है कि जितना इन्वेस्टमेंट होना था वो तो हुआ नहीं, नए भंडार खोजे नहीं गए, जो खोजे गए उनको प्रोडक्शन में नहीं लाया गया। दुनिया के अंदर ज्यादातर जगह वैसा हुआ है। और साथ में डिमोनाइजेशन ऑयल का, कि ऑयल खराब है, ये तो लगातार जारी है। नए लोग आ नहीं रहे, नए इन्वेस्टर आ नहीं रहे, तो कुल मिलाकर उसी ये सिचुएशन बन रही है। ओके, तो ये है, तो इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग है और अचानक से आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो आउटपुट आने में तो वक्त लगेगा। 4 से 5 साल लगते हैं जी तेल जी, में। बिल्कुल शुक्रिया तनेजा जी, आपने ग्राउंड की थैंक यू। रियलिटी बताई और क्या कुछ क्रूड मार्केट को हो सकता है, प्राइस आउटलुक भी दिए। चलिए वायदा बाजार की तरफ लौटते हैं और हमारे साथ भाविक और वीरेश जी हैं। तो वीरेश जी, क्या लग रहा है आपको क्रूड में ये जो तेजी आई है, क्या यहाँ से क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? एक चीज अपने को देखना है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो ब्रेंट हुआ या WTI दोनों में एक बैकवर्डेशन चल रहा है। अभी आज का सुबह का देखा तो अभी ऑलमोस्ट $1 के ऊपर बैकवर्डेशन चल रहा है। इससे कुछ पता लगता है कि एक इमीडिएट बेसिस में कुछ डिमांड आ रहा है बहुत सारा कंट्री से। जैसे यूरोप में एक लॉकडाउन था, उससे मार्केट नॉर्मल आ रहा है, हर जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा है, एक इकोनॉमी में थोड़ा सा एक मोमेंटम आ रहा है, उसके चलते मार्केट में ये तेजी आया हुआ है। जैसे WT की बात की है तो $80 के एक अहम रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे ब्रेंट की बात की है तो और एक $90 जाने के लिए $4 का एक कमी है। तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल में अभी जो माहौल बना हुआ है, हमें लगता है मार्केट यहाँ से और भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जैसे आप इंडियन मार्केट में बात किया तो हमें लगता है इंडियन इंट्राडे बेसिस के लिए 6300 लेवल का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक मार्केट छू सकता है। उससे मार्केट ऊपर गया तो हमें लगता है और वहां से एक 30 से 40 रुपए का और भी तेजी बना सकता है। तो ये तेजी बना सकता है। भाविक, आपको टेक्निकली क्या लगता है, क्रूड में कहाँ तक तेजी आपको दिख रही है और किन लेवल्स पे अगर किसी को बेचना है तो कहाँ पे जाके बेचे? विश्व मोहन जी, देखिए मुझे लग रहा है कि अभी भी क्रूड अगर इंट्राडे 6170 से 6175 के करीब आता है तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो वहाँ से वापस बाइंग आ जाती है। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है क्रूड। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 6350 से 6360 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में MCX में आ जाते हैं। तो आज के दिन अगर 6170 के करीब आता है तो 6100 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं इंट्राडे पोजीशन, और टारगेट रख सकते हैं 6280 से 6300 का।
तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में, जहाँ पे चांदी में तो आज अच्छी तेज़ी दिख रही है, लेकिन गोल्ड एक बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। वीरेश जी, क्या लग रहा है, चांदी में क्या खरीदारी का मौका है? चांदी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगी यहाँ से अब? जी बिल्कुल विश्व मोहन, जैसे हमने पूरा बेस कैंडल में देखा है, एक अच्छा खासा रैली बना हुआ है पिछले 10-15 दिनों से। उसका असर सिल्वर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते हमें लगता है इंडियन मार्केट MCX सिल्वर दिसंबर वायदा हमें लगता है 66,000 पर केजी का एक नेक्स्ट लेवल है, हम देख सकते हैं। उसके बाद भी 67,000 में भी अनदर 15 से 20 दिनों में देखने को मिल सकता है। जैसे गोल्ड में बात किया तो गोल्ड में एक इंटरनेशनल लेवल में 1800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। इंटरनेशनल में मार्केट देखा तो 1770 टू 1800 का एक ब्रॉड रेंज रहेगा। इंडियन मार्केट में देखा तो 47,000 टू 48,000 का एक ब्रॉड रेंज हो सकता है आने वाला 1 वीक टू 10 डेज के टाइम पे के लिए। ओके, तो ये है, आपको अगर खरीदना है तो यहाँ पे 47,600 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। हालांकि नीचे के लेवल पे बाइंग की सलाह है। चांदी 66,000 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। भाविक, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए, और अगर आपको दोनों में से एक चुनना है तो किसे आप चुनेंगे? जी, मैं सिल्वर को चुनूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा। ओवरऑल अभी सिल्वर को अगर देखें तो बेस मेटल का भी बेनिफिट मिल रहा है, और अगर हेज पोजीशन देखें तो 15 दिन से हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट पोजीशन है कम्प्लीटली वो कम हो गई है, और अभी लॉन्ग पोजीशन ऐड हो रही है। तो आगे जाके भी आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिल्वर ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। इंट्राडे की बात करें तो थोड़ा डिप आता है अगर 65-200 से 300 के करीब, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा। आई थिंक इंट्राडे 66,000 से 66,200 के टारगेट अचीवेबल है, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 64,900 का। तो मेरा सेफ बेट रहेगा चांदी में लॉन्ग करने की। यानी चांदी इनको ज़्यादा पसंद है कि चांदी आप खरीद कर जा सकते हैं। 65,800 रुपये के टारगेट के लिए आप चांदी खरीद सकते हैं। चलिए अब कुछ बेस मेटल्स काउंटर्स की बात कर लेते हैं, जहां सबसे ज़्यादा तेजी आज एल्युमिनियम में है, 250 रुपये के आसपास है। वीरेश जी, क्या लग रहा है, एल्युमिनियम में आपको ट्रेड का मौका दिख रहा है? जी बिल्कुल विश्व मोहन, 249 टू 4950 का रेंज में बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकता है। 247 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के एक किसी को एक पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करना है तो 253 का एक पहला लेवल देख सकते हैं, और उसके बाद 256 का दूसरा लेवल देख सकता है। ओवरऑल एल्यूमिनियम में मेरे को तेजी का व्यू लग रहा है। हालांकि बेस मेटल्स में आज दिन के ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट आ गई। अब अक्रॉस द बोर्ड जितने भी बेस मेटल्स के काउंटर है, हर जगह गिरावट दिख रही है। तो ऐसे में क्या आपके बाइंग लेवल्स वगैरह अब आ गए हैं, या क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले हैं सर वीरेश जी? देखिए, अभी मार्केट एक करेक्शन मोड जरूर लेगा। लोअर लेवल में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। जैसे मैंने एल्यूमिनियम के बाद आया था, 249 का लेवल एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। एक ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही रहेगा। जो भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है सुबह से अभी तक सब काउंटर में, एक और भी एक दो 1 से या 2 रुपए का जो डाउनफॉल आएगा, वहां पे एक बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकते हैं। ओके, भाविक, आपको क्या लग रहा है, जो गिरावट अचानक से आ रही है बेस मेटल्स में, शुरुआत में तेजी थी, अब क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में? क्या आप खरीदने की या बेचने की सलाह देंगे? जी, अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ी वीकनेस और दिखने को मिलेगी। अगर ओके, 101 दिन की पर्सपेक्टिव देखूं तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनली अभी भी स्ट्रांग है, पर आज के दिन अगर मुझे कहीं भी बेचना है तो काउंटर में कॉपर का देखूंगा कि जहां पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा अपसाइड दिखता है 795 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 782 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 802। आई थिंक इंट्राडे आज के दिन सारे बेस मेटल में थोड़ी बहुत वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म में अभी भी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे आगे जाके भी बेस मेटल में बड़ी करेक्शन नहीं दिख रही। आज जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का ही मौका दिख रहा है। मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग है शॉर्ट टर्म के लिए। इंट्राडे के लिए इन्होंने बिकवाली की सलाह है, 795 पे आप बेच सकते हैं, 782 का टारगेट रखे, 801 का स्टॉप लॉस लगाए। हालांकि जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, इसको मुनाफा वसूली के तौर पे देखे। नीचे में वापस से खरीदारी लौटी है, और वीरेश जी का भी यही मानना है कि नीचे में यहाँ पे खरीदारी के मौके आपको ढूंढने हैं। इसके अलावा कोई और काउंटर मेटल में पसंद आ रहा है वीरेश जी, जहाँ पे नीचे के लेवल्स पे बाइंग के मौके दिख रहे हैं आपको? इसके अलावा हमें लगता है एक जिंक एक अच्छा मौका है खरीदने के लिए। जिंक में अराउंड 297 का लेवल में एक बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकते हैं 302 का टारगेट के लिए, और 295 का स्टॉप लॉस के साथ।
97 जो 300 नहीं, आपको नीचे की तरफ खरीदना है। 297 पे यहाँ पे खरीदे 302 304 के टारगेट के लिए। फिर आपको स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से रिवाइज करने हैं। ये स्टॉप लॉस क्या बताया आपने जिंक पे सर? 295 का स्टॉप लॉस बनाया। 295 का स्टॉप लॉस लगाना है, 302 का टारगेट है और 297 के लेवल पे आपको बाइंग करनी है, 300 के लेवल पे नहीं। चलिए बेस मेटल्स के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। हमारे साथ अमित खरे भी हैं गंगानगर कमोडिटीज़ से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर आपने कल कॉल दिया था, ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों आज बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? आप अपने टारगेट को रिवाइज करेंगे या उस टारगेट के साथ बने रहेंगे? जी सुमन जी, थैंक यू। टारगेट में जो अभी एंट्री और एग्जिट के पॉइंट में अभी फ्रेश अभी बता देता हूँ। अभी जब सुबह अपन लेवल बना रहे थे उस टाइम पे जो है नवंबर वाला ग्वारसीड 6500 के आसपास था। और अभी जो है भाव 6436 के आसपास है। तो मेरे को लग रहा है जो अभी रिसेंट में थोड़ा सा चेंज करंट में अपने को करना पड़ेगा। तो नवंबर ग्वारसीड जो है फ्रेश अपने को 6400 के आसपास एंट्री बनानी चाहिए फिर से। और इसमें 6200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ऊपर में 6800 रुपए तक के इसमें हमें शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिलेंगे। और नवंबर वाला जो ग्वारगम है उसमें भी अभी भाव जैसे 11,770 के आसपास है। तो इसमें दो ट्रेड में रिकमेंड करूंगा, या तो इसको 11,950 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की जाए या फिर 11,600 के आसपास इसमें एंट्री करने के लिए। ऊपर में पहला जो टारगेट है 12,300 के आसपास का है और उसके ऊपर अगर ये चलता है तो 12,900 तक के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। 11,950 के ऊपर एंट्री करने वालों के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 11,400 के आसपास रहेगा। ओके, यानी ग्वारसीड और ग्वारगम के लिए बिल्कुल साफ राय है। 6,800 6,850 के टारगेट के लिए आप ग्वारसीड खरीद सकते हैं। जो आपका एंट्री लेवल है 6500 के आसपास है। 7572 पे इन्होंने फ्रेश बाइंग की सलाह दी है और 6400 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। और ग्वारगम के लिए 12,800 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 11,400 का ज़रूर लगा ले। इसके अलावा सोयाबीन और सोया तेल, इन दोनों में आपको कोई पसंद आ रहा है? अगर दोनों पसंद आ रहे हैं तो किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए और क्या टारगेट देख रहे हैं आप? जी जैसे सोया रिफाइन की अगर बात कर लें तो मौजूदा भाव इसका 1272 के आसपास है। सुबह इसने 1287 के आसपास का हाई बनाया था। तो इसमें भी दो ट्रेड में रिकमेंड करूंगा, या तो इसमें फ्रेश एंट्री 1300 के ऊपर करनी चाहिए या फिर 1260 के आसपास। इसने अभी जस्ट रिसेंट में 1261 का लो बनाया है। तो 1260 के आसपास जो एंट्री करते हैं उनके लिए 1235 का स्टॉप लॉस है, 1300 का टारगेट रहेगा। और 1300 के ऊपर निकलने पे इसमें 1350 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये तो सोया तेल का टारगेट हुआ 1350। सोयाबीन का टारगेट सर? हाँ, सोयाबीन जैसे अभी करंट में 1353 के आसपास है। सुबह इसने 5430 के आसपास का हाई बनाया। तो इसमें भी सुबह से अभी तक के लेवल थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो या तो इसमें 54 से 50 के ऊपर ट्रेड बनाना चाहिए फ्रेश, या फिर 5300 के आसपास जो इसका मौजूदा भाव है वहां पर ट्रेड बनाना चाहिए। 5250 5200 का एक नीचे का इसमें सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में सोयाबीन 5800 के आसपास तक के भाव दिखा सकता है। ओके, 5,800 रुपये सोयाबीन का टारगेट है और 1,350 रुपये है सोया तेल का। ये दो काउंटर एडिबल ऑयल पैक से। चलिए शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और ग्वारसीड ग्वारगम और सोयाबीन सोया तेल पर अपनी राय रखी। चलिए एक और काउंटर छूट गया था, वो है नेचुरल गैस। भाविक आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? देखिए नेचुरल गैस आई थिंक थोड़ा उछाल आता है आज के दिन 386 के करीब। तो बिकवाली का मैं रिकमेंड करूंगा 390 के स्टॉप लॉस है। टारगेट रख सकते हैं 378। ये भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव ही है, क्योंकि आगे जाके शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है कि बहुत मंदी नहीं आएगी, पर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से दिख रहा है। तो आज के दिन मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, वीरेश जी आपकी कॉल नेचुरल गैस पर? देखिए मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्टिव व्यू है। अभी मैं एक लोअर लेवल में बाइंग का रिकमेंड करूंगा अराउंड 383 लेवल में, 387 का टारगेट और 381 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है। भाविक आपको कोई एग्री मार्केट में कुछ पसंद आ रहा है कि एग्री मार्केट में कोई ट्रेड आपकी तरफ से? मुझे सोयाबीन नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छा लग रहा है। अभी हमने देखा कि 5286 का एक स्पाइक लो बनाया है और वापस से कवर हो गया है। तो आई थिंक यही लो 5285 के स्टॉप लॉस से मैं बाय के रिकमेंडेशन दूंगा। अभी करंट मार्केट रेट रही और टारगेट रख सकते हैं 5480 का। ओके, तो ये कॉल है भाविक की तरफ से, आपको खरीदने की सलाह ये अमित भी देखे गए हैं और भाविक भी सोयाबीन में खरीदने की सलाह दे रहे हैं।
और 5,480 इनका पहला टारगेट है। वीरेश जी, आपको एग्री मार्केट में कुछ पसंद आ रहा है? मैं सेलेक्ट करूंगा क्रूड पाम ऑयल। क्रूड पाम ऑयल में एक अच्छा सा तेजी देखने को मिलेगा अपने को। अभी मार्केट 1136 चल रहा है, 1134 1135 का लेवल में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा, 1140 का टारगेट और 1130 का एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, शुक्रिया वीरेश जी आपका, भाविक आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ में, अब दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। चलिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि भारत ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना दिया है। लोगों को 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों और कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो ये थे पीएम मोदी जो 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के बाद आभार व्यक्त कर रहे थे पूरे डॉक्टर्स, वॉरियर जितने भी थे उन लोगों का। चलिए, लेकिन कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही।